हाय फ्रेंड्स, हेलो। आपका मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेट विद योर पावर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी, और ये इम्पोर्टेंट रहेगी किन के लिए, जो रीच स्टूडेंट है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इसके अंदर अपन सामान्य परिचय पढ़ेंगे, हिंदी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। संस्कृत में भी दो भाषाएं होती है, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका समय। जो लौकिक संस्कृत है उसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद भाषा आई थी पाली भाषा, जिसका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद प्राकृत भाषा आई, जिसका समय माना जाता है 1 ईस्वी से 500 ईसा ईस्वी तक। फिर उसके बाद अपभ्रंश, जिसका माना जाता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। जो हिंदी आई इसके बाद में वो 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। जो पाली भाषा है उसके अंदर बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। जो प्राकृत भाषा है उसमें जैन ग्रंथ लिखे गए थे। जो एक बात और फ्रेंड्स, जो अपभ्रंश भाषा है उसके अंदर भी जो है शोरसेनी नाम की जो भाषा होती है, कौन सी भाषा, शोरसेनी भाषा, उससे जो है हिंदी की व्युत्पत्ति मानी जाती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि हिंदी का जो मानक समय होता है वो कितना होता है। तो हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी होता है, आपको याद रखना है। और जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएँ थी। फिर उसके बाद है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित किया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आता है राजभाषा हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है, और जो 14 सितंबर है वो 1949 में फर्स्ट बार बनाया गया था। राजभाषा हिंदी दिवस 1949 में फर्स्ट बार 14 सितंबर को बनाया गया, और उसी टाइम से जो है 14 सितंबर को भी बनाया जाता है। उसके बाद है राजस्थानी भाषा दिवस, वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है। भाषा शब्द जो है भाष धातु, संस्कृत के जो भाष धातु है उससे बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना। तो ठीक है, देखो इसकी परिभाषा के रूप में अपन क्या बोल सकते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है। अभी मैं किस माध्यम का प्रयोग कर रही हूँ, अपने विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए भाषा का यूज कर रही हूँ ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, भाषा। उससे आगे चलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपन वर्ण। जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े ना किया जा सके। मतलब वह छोटी से छोटी भाषा की इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण। जो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वो याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। जो वर्ण होती है वो वर्ण धातु अ प्रत्यय से बना होता है। इसके अंदर स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण आते हैं। तो आपको पूछे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। बोलने सुनने का जो कार्य होता है वो ध्वनि के माध्यम से होता है। मौखिक रूप से पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो जाएगी, अगर लिखित रूप से पूछे तो वर्ण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ध्वनि जो होती है ध्वनि धातु ई प्रत्यय से बनी हुई होती है, ठीक है। वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है। वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है, जैसे कि एक शब्द है पवन। पवन में जो ध्वनि होगी वो 3 होगी, जो वर्ण होंगे वो 5 होंगे। अब देखो ये कैसे हुई। ध्वनि में जो ध्वनि देखेंगे तो इसमें एक तो पक की ध्वनि आ रही है, एक वक की ध्वनि, एक नक की ध्वनि आ रही है, 3 ध्वनि आ रही है। और वर्ण देखिए तो अपन इस पवन के जो टुकड़े करेंगे, सबसे पहले प व्यंजन आ जाएगा, फिर ऐ स्वर निकलेगा इसके अंदर से, फिर व व्यंजन आएगा, फिर ऐ स्वर निकलेगा, और फिर न व्यंजन आएगा, फिर ए स्वर निकलेगा। तो इसके अंदर जो लास्ट वाला स्वर होता है उसका है ना, हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 5 जो है वर्ण होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश नहीं हो। क्या मतलब होता है, जिसका नाश नहीं हो। मुख्य द्वारा उच्चारित वे ध्वनियाँ जिन्हें एक ही झटके में बोल दिया जाए उनको क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। जैसे राम, नेम, मेम, ओम, मतलब एक झटके में, मतलब पता भी नहीं चलेगी, फटाक से बोल दिया, उसको क्या बोलते हैं, अक्षर। इसमें स्वर का होना कोई आवश्यक नहीं है। फिर उसके बाद आता है शब्द। जो वर्णों का सार्थक कर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं वर्णमाला।
वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाती है। वर्णों को अगर अपन व्यवस्थित कर दे, जैसे कि माला में एक फूल बिखरे हुए होते हैं तो वो माला मच जाती है, वैसे फूल बिखरे हुए पड़े रहेंगे। तो वर्णों को अगर अपन व्यवस्थित कर दे तो वो वर्णमाला कहलाएगी, ठीक है। फिर आता है वाक्य। शब्दों को सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। इसके बाद है वाक्यांश। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं होता है तो वाक्यांश कहलाता है। मतलब कोई चीज़ जैसे वाक्य बोलते हैं ना, उसमें कुछ अधूरी चीज़ रह जाती है, उसको वाक्यांश बोलते हैं। जैसे कि ईश्वर में विश्वास करने वाला, कौन होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला, अधूरी सी चीज़ रह गई तो उसको क्या बोलेंगे, वाक्यांश। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जो लिखित रूप से अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पूछता है तो वो कौन सी होगी, वर्ण होगी, ठीक है। अगर मौखिक रूप से पूछता है आपको तो वो होगी ध्वनि। और अगर अर्थ के आधार पर देखें तो वो कौन सी हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। और अगर सार्थक अर्थ या भावार्थ के आधार पर देखें तो वो कौन सी हो जाएगी, वाक्य हो जाएगा। बस ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है पद। पद क्या होता है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है या संबंध स्थापित हो जाता है तो उस शब्द को व्याकरण रूप मिल जाता है, उसे पद कहते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत बच्चों के कंफ्यूज रहता है कि पद क्या होता है। जैसे कि कोई भी शब्द है, मोहन है, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर मोहन है, वो एक क्या आ गया, पद है। ये पुस्तक है, ये एक पद है। ये पढ़ता है, ये भी एक पद है, और है भी एक पद है। जब इनको एक मतलब एक शब्द पूरा वाक्य उसमें प्रयोग कर दिया जाएंगे तो वो पदबंध हो जाएगा, वो भी अपना आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पदबंध सिलेबस में भी है। तो जो इस वाक्य में जो मोहन है वो पद करता है, पुस्तक पद क्रम है, और पढ़ता पद क्रिया है, और है पद की सहायक क्रिया। आगे चलते हैं। जब किसी शब्द को अकेले प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है, और जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। और उसी शब्द से अगर पूरा वाक्य बनकर तैयार हो जाता है वो क्या कहलाएगा, पदबंध हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे पढ़ते हैं अपन हलंत। हलंत क्या होता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण समूहों के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह अधूरा हो जाता है। जैसे कि क है, क में से अगर अ को निकाल दिया जाए तो ये हलंत हो जाएगा, मतलब आधा। तो ये चिन्ह होता है, ये हलंत का ही चिन्ह होता है फ्रेंड्स, इसी को अपन हलंत बोलते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, मतलब स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है, स्वर। आपको ध्यान रखना है स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ये आपके स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, ध्यान रखना आपको। इसके अंदर जो मूल स्वर होते हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे, मूल स्वर होते हैं ए ई उ और री। जो होता है वो मूल स्वर होते हैं, जो बाकी बच गए वो स्वर होते हैं दीर्घ स्वर। उनको संधि स्वर भी बोला जाता है क्योंकि वो 2 स्वरों के सहयोग से बनते हैं। जैसे कि आपके ये संधि स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ए और आ प्लस ई और ई से मिलकर के अब क्या बनता है, ए बन जाता है। और ए आ और ए आई मिलकर के बड़ा ए बन जाता है। ए आ और उ मिलकर के ओ बन जाता है। ए आ ओ औ से जो है ओ बन जाता है। और री जो होता है वो संस्कृत में आगत स्वर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन जो है स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हो सकेगा तो स्वर व्यंजन दोनों का वर्गीकरण अपन कल पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स।